एडुआर्डो गैलेनी ने कहा था, अधिकांश युद्ध या सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के विरुद्ध किए जाते हैं। अफ्रीका के मामले में ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल सदियों से शोषण का शिकार रहा अफ्रीका महाद्वीप उपनिवेशवादी सत्ता से आजाद तो हुआ और आजादी के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को भी अपनाया, लेकिन ये महाद्वीप इन मूल्यों को संजो पाने में कामयाब नहीं हो सका। देखा जाए तो आजादी के साथ साथ वहाँ सैन्य तख्तापलट का भी आगमन हुआ। अफ्रीका में इन सैन्य तख्तापलटों का आलम ये है कि 2020 के शुरुआती समय में पश्चिम अफ्रीका, मध्य अफ्रीका और साहेल क्षेत्र का वर्णन करने के लिए कू बेल्ट जैसी एक नई अवधारणा आई, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां तख्तापलट का उच्च प्रसार है। अफ्रीकी देशों में सैन्य तख्तापलट की फहरिस्त में अब मध्य अफ्रीकी देश गैबोन का नाम भी जुड़ गया है। दरअसल हाल ही में गैबोन में चुनाव संपन्न हुए और चुनाव परिणामों की घोषणा में राष्ट्रपति अली बोंगो ओंडिम्बा ने जीत दर्ज की, जो 2009 से वहां सत्ता में है। इन चुनावों पर धांधली के आरोप लग रहे थे। विपक्ष, मीडिया और जनता इन चुनावी परिणामों से संतुष्ट नहीं थी। ऐसे में जैसे ही चुनाव परिणाम घोषित हुए तो चुनावों पर धांधली का आरोप लगाते हुए वहां की सेना ने तख्तापलट की घोषणा कर दी और इस घोषणा के साथ ही वहां के नागरिक सड़कों पर खुशी मनाने निकल पड़े। इसके एक महीने पहले ही नाइजर में भी ऐसा हुआ था और जानकारों का कहना है कि अफ्रीकी देशों में कुछ वर्षों की लोकतांत्रिक स्थिरता की अवधि के बाद ऐसे संकेत हैं कि सैन्य तख्तापलट फिर से बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अफ्रीका में तख्तापलट इतना आम क्यों है, इसे रोका कैसे जा सकता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि वहाँ लोकतांत्रिक मूल्य पश्चिमी देशों की तरह अपने पैर क्यों नहीं जमा पाए। तो ऐसे ही और दूसरे सवालों के जवाब हम इस चर्चा के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे। असल में अफ्रीका में सैन्य तख्तापलट कोई नई घटना नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक 1950 के बाद से वैश्विक स्तर पर किए गए 486 सैन्य तख्तापलट के प्रयासों में 214 अफ्रीका में हुए, जिनमें करीब 106 सफल रहे हैं। 1960 और 1970 के दशक में वहां हर 55 दिन में तख्तापलट का प्रयास होता था। हालांकि साल 2000 के बाद इन प्रयासों में गिरावट देखी गई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसने फिर सामान्य घटना का रूप लेना शुरू कर दिया। 2020 में केवल एक तख्तापलट माली में हुआ था, मगर अगले ही साल 5 देशों यानी चाड, माली, गिनी, सूडान और नाइजर ने सैन्य दखल का अनुभव किया। 2022 में भी ऐसे 5 प्रयास हुए। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण वहां व्याप्त वंशवादी प्रवृत्ति है, जिसके प्रति हाल के समय में गहरी नाराजगी पैदा हुई है। मिसाल के तौर पर गैबोन में साल 1967 से एक ही पार्टी सत्ता में थी। वहीं युगांडा, रवांडा, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून जैसे कई अफ्रीकी देशों में भी समय समय पर चुनाव तो होते हैं, लेकिन एक ही नेता दशकों से सत्ता में बने हुए हैं। ऐसे में वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं सवालों के घेरे में हैं और वहां की चुनावी प्रक्रिया पर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसके अलावा वहां हाल के वर्षों में जीवन स्तर गुणवत्ता में आई भारी गिरावट ने भी लोगों को लोकतंत्र पर सवाल उठाने को मजबूर कर दिया है। साहेल क्षेत्र में कई सशस्त्र समूह जैसे अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, बोको हराम द्वारा हमलों में वृद्धि के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति ने पूरे महाद्वीप में नागरिक जीवन यापन को मुश्किल बनाया है। इससे जहां गरीबी का स्तर बढ़ा है, तो वहीं लाखों लोग विस्थापित भी हुए हैं। ऐसे में असुरक्षा में वृद्धि और घटती आर्थिक संभावनाओं ने लोगों को निराश किया है। अफ्रीका में सैन्य तख्तापलट को विदेशी प्रभाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के नजरिए से भी देखना जरूरी है। दरअसल अफ्रीका अपनी आजादी के साथ ही 2 वैश्विक शक्तियों यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे शीत युद्ध की राजनीति का अखाड़ा बना और ये स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। जैसे हाल ही में नाइजर में हुए तख्तापलट में रूस का हाथ माना जा रहा है, तो वहीं माली, बुर्किना फासो आदि में हुए तख्तापलट में भी रूस सवालों के घेरे में है। अफ्रीका के भौगोलिक ऐतिहासिक कारण भी इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ये बहुत समय तक दुनिया से अलग थलग रहा। दरअसल इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्वोत्तर में लाल सागर और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है। इसके उत्तर की ओर सहारा मरुस्थल पसरा हुआ है। महाद्वीप को भूमध्य रेखा लगभग समान रूप से 2 भागों में काटती है, जिससे अफ्रीका का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है।
इससे यहाँ अच्छी खासी गर्मी पड़ती है जो पश्चिमी देशों को रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने इससे अपनी दूरी बना कर रखी। हालांकि 18वीं सदी में ये दूरी घटी, लेकिन इसका कारण वहाँ व्याप्त संसाधन और गरीबी रही। दरअसल संसाधनों के लालच ने दूसरे देशों को यहाँ आकर्षित किया, तो यहाँ के सस्ते श्रम से औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। लेकिन पश्चिमी समाज से इन्हें कभी जोड़ा नहीं गया, उनका सिर्फ शोषण ही हुआ। ऐसे में पश्चिमी मॉडल के विरुद्ध अफ्रीकी देशों में व्यापक गुस्सा है, जो लोकतांत्रिक प्रणालियों को कमजोर बनाता है। वहीं यहाँ की जातिगत विविधता भी इस क्षेत्र को अस्थिर बनाती है, क्योंकि यहाँ आपस में ही एक समूह अक्सर दूसरे समूह के विरुद्ध खड़े रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने की उनमें आपसी होड़ इसे और मुश्किल बनाती है। तो ऐसे में कुछ लोगों को तानाशाही रास आने लगती है। नेतृत्व क्षमता, भ्रष्टाचार, अस्थिरता भी इसके लिए बहुत हद तक उत्तरदायी है। लेकिन इन समस्याओं को सिर्फ अफ्रीका तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यहाँ की अस्थिरता एक वैश्विक संकट है, इसलिए इन्हें इसी नजरिए से समझना होगा। इन क्षेत्रों की बढ़ती अस्थिरता ने आसपास के क्षेत्रों में भी आतंकवाद को बढ़ाया है। इससे खाड़ी के राज्य छिटपुट हमलों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं हजारों लोगों के पलायन के कारण दुनिया में मानवीय स्थिति खराब हुई है। ऐसे में इसे रोकना विश्व शांति के लिए तो जरूरी है ही, साथ ही आतंकवाद को रोकने के लिए भी आवश्यक है। देखा जाए तो जिन परिस्थितियों में तख्ता पलट होता है वो गतिशील होती हैं। भविष्य के तख्ता पलट को रोकने और मौजूदा तख्ता पलट का जवाब देने के लिए देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों की मदद के साथ आने पर जोर देना होगा। नागरिक अधिकारों की पूर्ति न होने, सामाजिक आर्थिक हताशा और बढ़ती असुरक्षा के रूप में शासन संबंधी कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। चुनाव को पारदर्शी और मीडिया को स्वतंत्र बनाने पर भी जोर देना होगा। इन तख्ता पलट को रोकने के लिए जरूरी है कि पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवास और अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय निकाय तख्ता पलटों के प्रति अवमानना के अपने प्रदर्शन में दृढ़ और निष्पक्ष हों। तख्ता पलट करने वालों को दंडित करने के अंतर्राष्ट्रीय तरीकों को वैश्विक शक्तियों द्वारा समर्थित किया जाए। वहीं इसके लिए वैश्विक अंतर सरकारी निकायों को समान रूप से जांच करनी चाहिए और अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठनों को अफ्रीकी देशों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करना चाहिए। अफ्रीकी देशों में शांति लाने के लिए सबसे जरूरी है कि बाहरी हस्तक्षेप कम से कम हो और इसके लिए वैश्विक शक्तियों को मिलकर प्रयास करने पर जोर देना चाहिए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। अफ्रीकी देशों में बढ़ते सैन्य तख्तापलट विदेशी राज्यों के हस्तक्षेप का परिणाम है। इस कथन का परीक्षण कीजिए।